बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम खुद तशख़ीस सरगर्मी 8.3 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्यों है। तो क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि क्लोरीन के टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही समा सकते हैं एंड एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल ये दोनों में 10 हो गए। तो एम शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम शेल ही इसका बैरूनी शेल है। सो ये हमें पता चल गया कि क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये जो ऑक्टेट है ये हमने पहले पढ़ रखा है कि बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। सो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए यानी कि बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 7 तो इसके पास पहले हैं। बस ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही हासिल कर सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोरीन है, इसके बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये कबूल करेगा और अब ये Cl-1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सो इस वजह से इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही कबूल कर सकता है। इसी वजह से क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स की नॉन मेटेलिक हैसियत को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की नॉन मेटेलिक हैसियत को मदरजा झैल 2 फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 2 फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, यही डिटरमाइन करते हैं कि कोई एलिमेंट नॉन मेटेलिक होगा या नहीं। कोई एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ही ज़्यादा नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फ्लोरीन क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा नॉन मेटेलिक क्यों है, यानी कि जो फ्लोरीन की नॉन मेटेलिक खासियत है वो क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा क्यों है। तो नॉन मेटेलिक खासियत का इन्हिसार एटॉमिक साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ऊपर हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इन्हिसार होता है नॉन मेटेलिक खासियत का, और यहाँ पर हमने देखा चूँकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत छोटा है, एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और ये सबसे ज़्यादा है, बाकी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 या 4 से ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बस फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मेटेलिक खासियत रखता है, इवन क्लोरीन से भी ज़्यादा इसकी इस वजह से है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक खासियत रखता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आयोडीन ठोस हालत में पाई जाती है, क्या हथौड़े से ज़रब लगाकर इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। सो मैलिएबल, क्या ये मैलिएबल है या नहीं। ये हमें पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं ये मैलिएबल होती हैं, यानी कि मेटल्स को अगर हम हथौड़े से कूटते जाएंगे तो उसकी शीट्स बन जाएंगी, उसकी चादरें बन जाएंगी। तो आयोडीन भी ठोस होता है, तो क्या इसको हथौड़े से कूट कर हम इसकी चादरें बना सकते हैं। तो जी नहीं स्टूडेंट्स, आयोडीन नॉन मेटल है। ठीक है, आयोडीन जो है ये मेटल नहीं है बल्कि नॉन मेटल है और हथौड़े से ज़रब लगाने पर ये टूट जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ज़र्रा ज़र्रा रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर हम इसको हथौड़े से कूटेंगे तो ये फैलेगी नहीं, अगर फैलेगी नहीं तो इसकी चादरें भी नहीं बनेगी। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होती हैं और आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है, तो ये मैलिएबल नहीं है, यानी कि इसकी हम चादरें नहीं बना सकते। और नॉन मेटल स्टूडेंट्स जो हैं ये ज़रब लगाने पर हथौड़े से टूट जाती हैं। अच्छा, आगे 5वां क्वेश्चन है क्या माया और गैसेज आसानी से टूट सकती हैं। अब स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास पानी है, तो पानी को अगर हमने हथौड़े से कूटना है ऊपर से तो वो टूटेगा नहीं ना। ठीक है, तो जी नहीं, ज़रब लगाने पर माया और गैसेज नहीं टूट सकती, तो ये ब्रिटल नहीं होती, यानी कि टूट नहीं सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से गैस भी है, तो किसी गैस को भी अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे ज़रबे लगाकर तो वो टूटेगी नहीं, ना ही माया जो है वो टूटता है, ये तो हमें पता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल क्यों कहलाती है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक खासियत रखती है। ठीक है, यानी कि इसमें जितनी भी खसूसियात हैं वो नॉन मेटेलिक हैं, यानी कि नॉन मेटल जैसी हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कबूल करती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कबूल कर लेती है, O- या O2- बन जाती है, इस वजह से जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल है। मज़ीद इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और ये भी हमें पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं। बस ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है क्योंकि ये सारी खसूसियात नॉन मेटल्स की हैं, इस वजह से ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 नॉन मेटल्स के हमने नाम बताने हैं जो आसानी से टूट जाती हैं और नॉन डक्टाइल होती हैं। ठीक है, यानी कि ब्रिटल होती हैं, यानी कि इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, अगर हम हथौड़े से इनको कूटते हैं तो ये आसानी से टूट जाती हैं और इनकी चादरें या शीट्स नहीं बनती।
तो आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस, तो ये मैंने 3 नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो नॉन मेटल्स हैं, अगर हम इनको हथौड़े से कूटेंगे तो ये टूट जाती हैं। तो आयोडीन का हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसी तरह से सल्फर है और फास्फोरस है, अगर इनको हम हथौड़े से ज़रब लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे आसानी से। अच्छा, ज़मीन के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कसरत से पाई जाने वाली नॉन मेटल का नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी ज़मीन है उसकी क्रस्ट है, यानी कि ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा कसरत से पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है ये हमारी ज़मीन की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नॉन मेटल है। अच्छा, नेक्स्ट है हैलोजेंस में नॉन मेटेलिक रुझान बताना है हमने। तो हैलोजेंस में ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक खासियत कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हैलोजेंस क्या होते हैं इसका मैं आपको ज़रा बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, ये जो ग्रुप नंबर 17 है ये हैलोजेंस का ग्रुप है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इसी तरह से ये ग्रुप नंबर 17 है, ये हैलोजेंस का है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो नॉन मेटेलिक खासियत है वो कम होती है, यानी कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है और सबसे कम आयोडीन है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर जो नॉन मेटेलिक खासियत है वो कम होती है। तो ये हमने इसका हैलोजन ग्रुप का रुझान बता दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमने बता दिया कि हैलोजेंस में ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक खासियत कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्यों हासिल करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कबूल क्यों करती हैं। तो नॉन मेटल्स के बैरूनी शेल में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बैरूनी शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेती हैं, यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने मुकम्मल करने। तो ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं खुद तशख़ीस सरगर्मियों कि किस तरह से ऑक्टेट रूल पर अमल किया जाता है किसी एटम की तरफ से। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेंगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 पूरे करने हैं ना, तो अगर 6 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके ऑक्टेट मुकम्मल कर लेंगी। एंड अगर जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेती है। सो इस तरह से हमने देखा कि ये नॉन मेटल्स इस वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं क्योंकि इनके बैरूनी शेल में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को कबूल कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट तेज़ाबों के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती जबकि मेटल्स रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स डाइल्यूट तेज़ाब स्टूडेंट्स ये एसिड्स होते हैं, तो डाइल्यूट तेज़ाबों के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं। ये तो हमने ऊपर सीख चुके हैं हम कि जो नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स कबूल करने का रुझान रखती हैं। सो ये खुद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कबूल करती हैं। ये डाइल्यूट तेज़ाबों के H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान रखती हैं, जबकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देने का रुझान रखती हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स देने का, लूज़ करने का रुझान रखती हैं और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स देकर रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान रखती हैं। इस वजह से ये H पॉजिटिव जो है ये एसिड में होगा, किसी तेज़ाब में होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती क्योंकि इनका तो दिल होता है कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, हम H पॉजिटिव को नहीं दे सकते। तो इस वजह से जो नॉन मेटल्स हैं ये जो एसिड में H होता है H पॉजिटिव उससे रिएक्ट नहीं करती, यानी कि पूरे एसिड या तेज़ाब के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। जबकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं मेटल्स, और ये H पॉजिटिव को बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और रिएक्ट करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि सादा तबई तरीक़ों से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में तमीज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे फ़र्क कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, और हमने तबई तरीके ही इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जो तबई तरीके होते हैं ये आम तरीके होते हैं, ठीक है, टच करके, देख कर, या कोई इसमें हम केमिकल रिएक्शंस नहीं करवाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हथौड़े से ज़रब लगाकर हम चेक कर सकते हैं, मेटल्स की चादरें बन जाती हैं जबकि नॉन मेटल्स टूट जाती हैं। तो अगर हम कोई सब्सटेंस हमारे पास है वो हम देखना चाह रहे हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो हम उसको हथौड़े से कूटेंगे। अगर वो फैल जाती है यानी कि उसकी चादरें बन जाती हैं तो वो मेटल होगी, और अगर वो टूट जाए, ज़रा ज़रा रेज़ा रेज़ा हो जाए, तो वो नॉन मेटल होगी। अच्छा, इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मालूम करके, तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि नॉन मेटल्स के कम होते हैं। तो हम पिघलाएंगे, अगर वो जल्दी पिघल गई तो वो नॉन मेटल होगी क्योंकि नॉन मेटल जल्दी पिघल जाती है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर वो ना पिघली या बहुत
बहुत ज़्यादा आग जलाने पर वो पिघलती है, जैसे लोहा है, सोना चांदी, ये आम कंडीशंस में हमारे चूल्हे में या गैस के कुकर में नहीं पिघल सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये मेटल है। अच्छा, डेंसिटी मालूम करके भी हम फ़र्क पता करवा सकते हैं। तो मेटल्स भारी होती हैं, तो जो लोहा सोना चांदी ये मेटल्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी ये वजनी होती हैं, ये भारी होती हैं, कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स हल्की होती हैं और नॉन मेटल्स बिल्कुल हल्की होंगी। तो हम उसका वज़न ऐसे हाथ में रख कर चेक करेंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा उसका वज़न है तो वो मेटल होगी, और अगर थोड़ी हल्की है तो वो नॉन मेटल होगी। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। अच्छा, आगे हम करंट गुजार कर भी चेक कर सकते हैं। तो हम करंट गुजारेंगे, मेटल्स में से करंट गुजर सकता है। तो जी हाँ, अब स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है, जितनी भी ये बिजली की वायर्स होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, ये कॉपर वगैरह की बनी होती हैं। तो इसमें ये मेटल्स इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि मेटल्स में से करंट गुजर सकता है, जबकि नॉन मेटल्स में से करंट नहीं गुजरता। तो अगर उसमें से करंट गुजर गया तो वो मेटल होगी, अगर करंट ना गुजरा तो वो नॉन मेटल होगी। अच्छा, फिर उसके बाद चमक देख कर भी हम देख सकते हैं कि मेटल है या नहीं। तो मेटल्स चमकदार होती हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता है, लोहा है, इसको अगर आप थोड़ा सा रगड़ते हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, उसको हम थोड़ा सा रगड़ते हैं, तो वो कितनी चमकदार निकलती है अंदर से, क्योंकि वो मेटल है। तो मेटल जो हैं वो चमकदार होती हैं, काफ़ी शाइनी होती हैं, उनमें चमक होती है, जबकि नॉन मेटल चमकदार नहीं होती, स्वाय आयोडीन के। जी हाँ, तो एक वाहिद नॉन मेटल ऐसी है आयोडीन, जो कि चमकदार होती है, बाकी सब नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होती, उनमें चमक नहीं होती। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। अगर उसमें चमक हुई तो मेटल है, अगर चमक ना हुई तो नॉन मेटल है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 5 तरीके पढ़े हैं, ये तबई तरीके हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि मेटल्स कौन सी है और नॉन मेटल्स कौन सी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज़ाब की मदद से हम मेटल्स की तमीज़ नॉन मेटल से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अगेन वही काम करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान फ़र्क देखना है, और यहाँ पर हमने तेज़ाब की मदद से देखना है। तो मेटल्स तेज़ाबों से रिएक्ट करके साल्ट्स बनाती हैं। जी हाँ, ये भी हमने पहले पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं और उनके साथ रिएक्ट करती हैं तेज़ाबों के साथ, और नॉन मेटल जो हैं ये खुद इलेक्ट्रॉन्स हासिल करती हैं, ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती, यानी कि ये तेज़ाबों से रिएक्ट नहीं करती। तो अगर किसी चीज़ ने तेज़ाब के साथ रिएक्ट कर लिया, केमिकल रिएक्शन हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेटल है, और जिसने उसके साथ रिएक्शन ना किया हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन मेटल है। तो इस तरह से हम तेज़ाबों का सहारा लेकर मेटल्स और नॉन मेटल्स में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स रह गया, इसकी तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि HF एक कमज़ोर तेज़ाब क्यों है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कमज़ोर तेज़ाब है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ताकतवर होती है। स्टूडेंट्स, ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइनें लगाई हैं ना, ये वाले, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये कब बनेगा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का एक एटम है वो पार्शियल नेगेटिव है, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम ही पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये चलें, हमने HF का स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पर, और ये जो डॉटेड लाइन नहीं है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत ही ताकतवर है। हाइड्रोजन एटम 2 फ्लोरीन एटमों के दरमियान फंसा हुआ होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लें, जैसे इस हाइड्रोजन एटम को हम देखें तो ये इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के दरमियान फंसा हुआ है। यहाँ पर इसके एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये देखें, ये हाइड्रोजन है, इसके इस तरफ ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक तरफ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरी तरफ इसके कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वजह से HF आयोनाइज नहीं होता, यानी कि आसानी से आयोनाइज नहीं होगा। ये H अलहदा और फ्लोरीन अलहदा नहीं होंगे। बस HF मुश्किल से आयोनाइज होने की वजह से ये कमज़ोर तेज़ाब है, क्योंकि ये आयोनाइज होता है और बहुत मुश्किल से आयोनाइज होता है, आसानी से आयोनाइज नहीं होता। तो इस वजह से ये कमज़ोर तेज़ाब होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ताकतवर तेज़ाब या ताकतवर एसिड होते हैं वो बड़ी आसानी से अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन HF जो है ये आसानी से H पॉजिटिव और F नेगेटिव में चेंज नहीं होता। इस वजह से ये कमज़ोर तेज़ाब है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये टूटता नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोराइड आयंस अलहदा नहीं होते, और इस वजह से ये कमज़ोर तेज़ाब है। जितने मुश्किल से ये अलहदा होंगे उतना ही वो कमज़ोर तेज़ाब होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।